Good morning, dear students. Welcome to the मराठी क्लास. आज हम लोग लेसन नंबर 13 पेज नंबर 50 हिरवगार झाडासारखं ये पोयम है वो पढ़ने वाले हैं. या कवितेचे कवी आहेत जॉर्ज लोपेस आणि झाड ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे वृक्ष. तर हिरवगार झाडासारखं या कवितेत कवी आपल्याला काय सांगत आहेत ते आपण बघणार आहोत. त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगते की हिरवगार झाडासारखं इस पोयम के पहले जो रैपिड रीडिंग है जगणं कैक्टसचं वो रैपिड रीडिंग ओमिटेड है और हिरवगार झाडासारखं के बाद जो लेसन नंबर है 14 बीज पेरले गेले वो लेसन भी ओमिटेड है. लेकिन जो लेसन ओमिटेड है उनके नीचे जो स्वाध्याय रहता है उस स्वाध्याय में जो ग्रामर रहता है वो ग्रामर ओमिटेड नहीं है बच्चों. ये दिमाग में फिक्स करो, हाँ, याद रखो ये. तो हम लोग आज लेसन नंबर 13 हिरवगार झाडासारखं या कवितेत कवी आपल्याला काय सांगत आहेत ते बघूया. चला तर मुलांनो बघा, प्रस्तावना बघा. अत्यंत संवेदनशील कवि, सेंसिटिव पोएट है और मुझे आपसे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो जॉर्ज लोपिस है ये हमारे वसई के रहने वाले कवि थे और उनका देहांत 2005 में हुआ. हाँ, आपको मालूम है कि वसई में मानिकपुर करके एक जो गांव है उस गांव के वो रहवासी थे, उस गांव के वो रहने वाले थे और वो बहुत ही अच्छा मराठी के पोएम्स लिखते थे. तो ये पोयम हमारे लिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कवि है ये कवि हमारे वसई के कवि थे. ओके, तो हम लोग देखते क्या कहा है इस कविता में. अत्यंत संवेदनशील कवी, सत्यकथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाले आहे हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत. ये जो पोयम है हिरवगार झाडासारखं ये पोयम पूर्ण झाले आहे या कविता संग्रह में से ली गई है. अभी इस पोयम के बारे में इंट्रोडक्शन देखो. ये इंट्रोडक्शन आप लोग ब्रीफ में स्वमत में लिख सकते हो. झाडांची सहनशीलता, सहन मतलब पेशेंस, सहन शक्ति बोलते हैं ना, जैसे पेड़ बहुत सहन करते हैं. दातृत्व, दातृत्व म्हणजे देणे, हाँ, जनरॉसिटी. सहकार्याची वृत्ती, सहकार्य मतलब हेल्प, मदत. आणि कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती. प्रसंग, मुश्किल समय में भी वो अपने जड़ों से आसानी से अलग नहीं होते हैं. ये सारे पेड़ के गुण दिए हैं. इत्यादीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केलेले आहे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बाणवावेत. झाडांसारखं हिरवगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेत कवीने दिलेला आहे. बघा, ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको बाय हार्ट करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में भी ये गुण आने चाहिए. अगर हमारे जीवन में ये गुण रहते तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, हमारा जीवन भी पेड़ की तरह प्रफुल्लित, उत्साहित हो जाएगा. ओके, ये संदेश हमें दिया गया है. अभी देखते हैं पोयम. देखो क्या कहा है. झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषी सारखं मौन व्रत. ऋषि, ऋषि मतलब साधु, सेज. आपको मालूम है कि साधु की तरह ध्यानस्थ, ध्यानस्थ मतलब क्या, मेडिटेशन, मनन चिंतन. ऋषि जैसे एक जगह पे वो बैठते हैं उसी तरह कवि को लगता है कि जब मैं पेड़ को देखता हूँ, वृक्ष को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ऋषि की तरह एक ही जगह पर स्थिर है, अपनी जगह से हिलता नहीं है. धारण करून तपश्चर्या करतात. मौन व्रत, मौन व्रत म्हणजे न बोलणे, वॉव ऑफ साइलेंस, किसी के साथ भी नहीं बोलना, अबोला धरणे. हाँ, आणि तपश्चर्या करतात. तपश्चर्या म्हणजे मेडिटेशन, मनन चिंतन. ओके,
पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात. देखो, पेड़ और बर्ड्स का कोई रिलेशन नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं है, तरीही झाड त्यांचं असते. पक्षियों से पेड़ को कुछ भी फायदा नहीं होता, झाड़ को कुछ भी फायदा, लेकिन पेड़ से पक्षियों को बहुत कुछ फायदा होता है. देखो, मतलब उनकी दातृत्व देना, पक्षियों का निवारा, उनका घर पेड़ पे रहता है, उनकी छाँव में वो रहते, उसके फल खाते हैं, बराबर के नहीं. तर ते वही कहा है कि पक्षी झाडांचे, पक्षी मतलब बर्ड्स, खग, कोई नहीं रहते, लेकिन झाड़ त्यांचं असतं, पेड़ उनका रहता है, हमेशा वहाँ पे उनकी साथ पेड़ देता है. नेक्स्ट बघा, आता तुम्हाला दिसतं या चित्रामध्ये साधू किंवा ऋषी, आपण म्हणतो ऋषी, कसे ते ध्यान साधना करत आहेत, तपश्चर्या करत आहेत, त्यांनी मौन व्रत घेतलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आता पुढे बघा कवी काय सांगतात. मुळावर घाव घातला, मूळ मतलब रूट्स, पेड़ के जो रूट्स रहते हैं, हाँ, मुळावर घाव घातला, घाव मतलब फोर्सफुली मारना, जोर से मारना, तरी झाड़ मुकाट सहन करते. पेड़ प्रतिकार करता है क्या, कोई रिस्पॉन्स देता है क्या, नहीं, वो मुकाट, मुकाट म्हणजे न बोलता, क्वाइटली वो सब कुछ सहन करता है. झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगत उतरता दवांचे टपोरे थे. कवि कहते हैं कि जब मैं पेड़ को देखता हूँ तो उनके जो पत्ते रहते हैं, उन पत्तों से, हाँ, जिस तरह से दवबिंदु, दवबिंदु मतलब जैसे ओस की बूंदे आप हिंदी में बोलते हो, या ड्यू ड्रॉप्स, वो टपोरे, टपोरे मतलब वो बड़े बड़े थेम, वो गोलाकार गोल थेम, हाँ, वो ड्रॉप्स कहाँ पे, वहीच्या पानावर, मतलब मुझे वो पोयम सूझती है या मुझे इंस्पिरेशन मिलता है अगर मैं पेड़ को देखता हूँ, उसके पत्तों को देखता हूँ. अगर मैं एक टक लाउन देखता हूँ, टक लाउन देखना मतलब क्या, एक ही तरफ देखना, मन लगा के देखना. नेक्स्ट बघा, झाडांच्या मुळावर घाव घातलेला आहे, परंतु झाड मुकाट ते सहन करते, तो कोणताही प्रतिकार किंवा रिॲक्शन देत नाही, प्रतिक्रिया देत नाही. ओके. नेक्स्ट बघा, ये जो पानांवर टपोरे दवांचे थेंब, ह्यांना म्हणतात दवांचे टपोरे थेंब. आपको दिख रहा है ना, पत्तों के ऊपर ओस की बूंदे. पुढे बघा कवी काय सांगतात. शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, हा, शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या, खुडलेला मतलब तोडलेल्या, फुलासारखं टवटवीत. कवी म्हणतात की जेव्हा मी झाडाकडे बघतो एकटक नजरेने, तो उसका जो हरा रंग है वो मेरे पूरे शरीर भर फैल जाता है, और मेरा खून भी हरा रंग हो जाता, हरा होता है. मतलब क्या, मेरा रक्त भी क्या होता है, शांत होता है, मुझे मन शांति मिलती है. और मेरा जो आयुष्य है, मेरा जो जीवन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुडलेल्या फुलासारखं, अगर हम लोग कोई फ्लावर रेडी होता है और उसे तोड़ते, उसकी तरह टवटवीत फ्रेश एकदम वो लगता है. झाडाचे बाहू, बाहू म्हणजे हात, पेड़ के हात, सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. बघा, पेड़ जो रहता है वो अपने हाथ, जैसे मुसाफिर जो लोग प्रवासी जो रहते, मुसाफिर मतलब प्रवासी जो ट्रॅव्हलिंग करने वाले, उनको गले लगाने के लिए, मिठीत घेण्यासाठी तयार असतात. पानझडी नंतर, पानझडी म्हणजे पानगळती, फॉल के बाद, झाड़ पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करते. मतलब देखो कि जो पुराना है उसे छोड़ देने का, जो गलत रीति रिवाज है उन्हें छोड़ना, ये भी मैसेज हमें झाड़ देता है. उसके पत्ते जो पुराने हो जाते वो गिर जाते हैं और वापस नवीन, नवीन मतलब नया, वस्त्र मतलब कपड़े. तो यहाँ पे कपड़े मतलब वो ड्रेस पहनता का, हाँ, लेकिन वो कैसे, पत्तों का कपड़ा, पत्तों से बने हुए कपड़े परिधान करते, धारण करते. बघा, टक लावून पाहणे, एकाच गोष्टीकडे नजर खिळवणे, टू स्टेअर.
विरघळतो, मिसळून जातो, मेल्ट. रक्त, रक्त म्हणजे ब्लड, ज्याला आपण रुधिर म्हणतो. खुडणे म्हणजे टू प्लक. टवटवीत म्हणजे ताजेतवाने, फ्रेश. क्षणभर म्हणजे थोड्या वेळासाठी. बघा, नव्या नवरीसारखं झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी. बघा, झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी. झाडाला पानगळतीनंतर पालवी फुटते आणि झाड जणू नवीन वधूसाठी, नवरी म्हणजे वधू, नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजता है, श्रृंगार करता है. आणि झटकली जाते मरगळ. उसका जो आलस है वो छोड़ देता है. पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात पक्षी, खग. मंजूळ म्हणजे गोड, नाद म्हणजे आवाज. पक्ष्यांच्या मंजूळ आवाजात, किलबिलाटात झाडाच्या जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते. दडलेले म्हणजे लपलेले असते, की झाड त्या पक्ष्यांच्या आवाजात आपलं गाणं गात आहे. जीवन गाणे आपल्याला समजायला हवे. पाणझड म्हणजे पानगळ, म्हणजे लीफ फॉल. पान म्हणजे पर्ण, वस्त्र म्हणजे कपडे, धारण करणे म्हणजे पांघरणे, टू टेक अप. नवरी म्हणजे वधू, ब्राईड. पुढे बघा काय सांगितलेलं आहे. हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं. कवी बघा काय सांगतात, जेव्हा वारा येतो तेव्हा झाडांच्या पानांचा आवाज कसा असतो, सळसळ. पेड़ के जो पत्ते हैं उनका आवाज सळसळ करके आता है. मुळावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवी. देखो कितना अच्छा मैसेज देता है कि जो पेड़ के पत्ते हैं उनकी तरह हमें हंसना चाहिए लाइफ में, लाइफ का आनंद लेना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए, ना कि हर वक्त परेशान रहना चाहिए. खुशी लेनी चाहिए. भगवान ने हमें अच्छा जीवन दिया है. भगवान के आभार मान के जो भी मुसीबत आती है उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए. जिस तरह से अपने पेड़ मिट्टी में फिक्स करता है तसेच जगावं कसं, कैसी लाईफ जीने का, हिरवगार झाडासारखं. रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं. आपण झाडासारखं हिरवगार आयुष्य जगावं. झाडासारखं आपण सखोल विचार करावा, चिंतन करावं की लाइफ के बारे में, कि मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ का मज़ा ले रहा हूँ क्या, मैं अपनी लाइफ से दूसरों को खुशियाँ दे रहा हूँ क्या. इसके बारे में चिंतन करने की भी हमें ज़रूरत है, ना कि बल्कि खाली अपने लिए सेल्फिश होके सोचना है. ओके. तो बच्चों, आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ. पोएम बहुत अच्छी है और आपको ये पोएम एग्ज़ाम के लिए आने वाली है और कल हम लोग इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. थैंक यू सो मच.